हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों यहाँ पे आज को मैं आपको ऐसे 60 क्वेश्चन या 2 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपका जो एनुअल एग्जाम है उसको उसमें भी आने की इनकी पूरी संभावना है। तो यदि आप पेपर के पहले इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो जाहिर तौर पर आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर जाते हैं तो आपको काफी सारी पेपर में मदद मिलेगी। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि विखंडन। देखिए पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन में विखंडन या फिजन पूछा जाता है, ठीक है, कि फिजन या विखंडन क्या होता है। तो देखिए विखंडन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विखंडन यानी इसमें जो जनक कोशिका होती है या पेरेंट सेल होती है तो वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। और 2 या 2 से अधिक भागों में जब विभाजित हो जाती है तो जो प्रत्येक भाग होता है विभाजित होने के बाद वो भाग जो है वृद्धि करके जनक के समान नए जीव का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, कोई भी जो जनक कोशिका है वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग जो है वो वृद्धि करके एक जनक का रूप धारण कर लेता है। और देखिए यदि हम विखंडन की या फिजन की बात करें तो विखंडन बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन, इसको हम बोलते हैं, और दूसरा होता है बहुविखंडन या इसको हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं। देखिए पेपर में आपसे द्विविखंडन भी पूछ सकता है या मल्टीपल फिजन या बहुविखंडन भी क्या होता है समझाइए, आपको यह भी पूछ सकता है। तो ये यहाँ पे हम एक एक करके जो भी विखंडन के प्रकार है उनको यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो द्विखंडन या बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, तो ये जो द्विखंडन या बाइनरी फिजन है तो द्विखंडन पुनः 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जो द्विखंडन होता है तो ये पुनः जो है 2-3 प्रकार का होता है। तो देखिए पहला प्रकार इसमें क्या है कि सरल द्विविखंडन। देखिए सरल विखंडन की यदि हम बात करें तो सरल द्विविखंडन जो होता है यह बेसिकली किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। और अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो देखिए अमीबा जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोश की होता है। और जो सरल द्विविखंडन होता है इसमें विभाजन का तल कोई फिक्स नहीं होता है। यानी यहां पर यदि हम अमीबा की बात करें तो अमीबा यहां पर विभाजित होकर के किसी भी भाग से यहां पर क्या कर सकता है, टूट सकता है। यानी कहीं पास से भी ये जो है विभाजित हो सकता है। यहां पे विभाजन का जो तल है वो किसी भी प्रकार से फिक्स नहीं होता है। देखिए यदि हम अमीबा में द्विविखंडन देखें तो अमीबा में जो द्विविखंडन होता है यह हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यानी यदि वातावरण के अनुकूल परिस्थितियां हैं तभी अनुकूलन में क्या होगा, द्विविखंडन, अमीबा में क्या होगा, द्विविखंडन होगा। तो अमीबा में जो द्विविखंडन होता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई मात्र कोशिका या मात्र अमीबा यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक जनक अमीबा या पेरेंट अमीबा है, ठीक है। तो जनक अमीबा जो है इसके अंदर देखिए आपको एक केंद्रक दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो लाल रेड कलर से आपको शो कर रखा है हमने, ये आपको क्या है, ये केंद्रक या न्यूक्लियस होता है। इसके बाद देखिए जो चारों तरफ आपको डॉट डॉट दिख रहा है ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भरे होते हैं। और देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमने आपको क्या बताया था कि जो द्विविखंडन होता है इसमें 2 चीजें होती है। पहले तो केंद्रक का विभाजन होता है, तो केंद्रक का जो विभाजन होता है इसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है इसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जनक अमीबा है तो जनक अमीबा में क्या होता है कि पहले स्टेप में जो जनक अमीबा है देखिए इसके अंदर का जो केंद्रक है वो धीरे धीरे विभाजित होने की कगार पे आ जाता है। और अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे लगभग विभाजित होने की स्थिति में केंद्रक जो होता है वो आ जाता है। और जब दूसरे के बाद जब तीसरा स्टेप आता है तो यहाँ पे देखिए केंद्रक जो है वो विभाजित हो चुका होता है 2 भागों में। तो यानी यहाँ पे 2 केंद्रक बन गए होते हैं। और जो कोशिका होती है पूरी की पूरी अमीबा की एक कोश की, तो ये कोशिका भी सिकुड़ने लगती है और बीच से एक गैप खांचा टाइप का बन जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगले स्टेप में यहाँ पास से जो कोशिका है ये भी अलग हो जाती है। तो अंतिम में क्या होता है कि यहाँ पे एक अमीबा से यहाँ पे देखिए 2 जो है पुत्री अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अमीबा में द्विविखंडन होता है तो यहाँ पे एक पेरेंट अमीबा या जनक अमीबा जो विभाजित होकर के तो पुत्री अमीबा में विभाजित हो जाती है। देखिए दूसरा क्या प्रकार होता है द्विविखंडन का, अनुलंब द्विविखंडन, यानी इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो देखिए जो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है इसमें क्या याद रखना है आपको कि इसमें जो विभाजन का तल होता है वो केवल और केवल अनुलंब होता है। यानी वो कैसा होता है, अनुलंब होता है। और यह बेसिकली किस में देखने को मिलता है, युग्लिना में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए जो अनुलंब द्विविखंडन होता है उसको यहाँ पे हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको युग्लिना में कैसे होता है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी जनक हम कह सकते हैं ये जनक या जो पेरेंट युग्लिना होती है वो यहाँ पे होती है। अब यदि हम पेरेंट युग्लिना की बात करें तो इसमें ऊपर की ओर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखिए केंद्रक के अंदर कई सारे क्रोमोसोम भरे होते हैं। और यदि देखिए इसमें यदि हम बात करें तो जो पूरा का पूरा युग्लिना होती है तो पूरी की पूरी युग्लिना सेल जो होती है ये इनमें जो है तो वो क्या होता है, इनमें अनुलंब या हम कह सकते हैं लंबवत जो है
वो द्विविखंडन होता है। यानी इसमें देखिए जो एक जनक अमीबा है, जनक युगलीना सॉरी, तो जनक युगलीना में देखिए क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे करके 2 टेंटिकल्स का निर्माण हो जाता है ऊपर की ओर, और जो ये भाग होता है ये भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, इसके अंदर का भाग जो न्यूक्लियस और क्रोमोसोम है ये भी क्या होता है, विभाजित होने लगता है। और इसके बाद देखिए क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो भाग होता है वो विभाजित होकर के एक नई युगलीना का यानी लंबवत यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच से, यानी लंबवत का मतलब है क्या, यहाँ पास बीच से इनमें क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पास से विभाजित होकर के कोई भी जो युगलीना सेल होती है तो यहाँ पे 2 युगलीना सेल बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, तो इसमें जो युगलीना होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पास से अलग अलग दोनों भाग में टेंटिकल्स दिखाई देने लगते हैं। और जो केंद्रक होता है और न्यूक्लियोसोम यानी क्रोमोसोम जो होता है या गुणसूत्र जो होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक पेरेंट युगलीना जो होती है, तो एक पेरेंट युगलीना से यहाँ पे 2 जो हैं वो पुत्री कोशिकाओं का या पुत्री युगलीना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो अगला होता है हमारा पॉइंट, या हम कह सकते हैं द्विविखंडन का जो अगला प्रकार होता है वो होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन। ठीक है, तो अनुप्रस्थ द्विविखंडन को हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो देखिए जो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है इसमें क्या होता है, जो विभाजन होता है तो विभाजन का तल सदैव जीव के शरीर के लंबवत अक्ष के अनुप्रस्थ होता है। यानी कैसा विभाजन होता है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। और इस प्रकार का विभाजन हम समझ सकते हैं, देखिए इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या, प्लेनेरिया और पैरामीशियम, इन दोनों में जो होता है वो अनुप्रस्थ द्विविखंडन पाया जाता है। तो आइए यहाँ पे हम आपको प्लेनेरिया में दिखाते हैं कि किस प्रकार से द्विविखंडन पाया जाता है। तो देखिए यदि हम प्लेनेरिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कोई यदि जनक प्लेनेरिया है, ठीक है, ये हमारे पास कोई है, क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे कोई जनक प्लेनेरिया यहाँ पे मौजूद है। इस जनक प्लेनेरिया में देखिए हम 3 भाग इसको डिवाइड कर लेते हैं। यानी यहाँ पास से एक भाग हमारा क्या हो गया, एक भाग ए हो गया, दूसरा भाग क्या है बी, और तीसरा भाग सी। अब यहाँ पास से देखिए इनमें क्या होगा, अनुप्रस्थ, यानी हम कह सकते हैं इनमें क्या होगा, अनुप्रस्थ द्विविखंडन या ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जब होगा तो इसमें क्या होगा, ये जो ए बी सी तीनों खंड हैं ये खंड आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों खंड जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो खंड ए अलग हो गया। इसके बाद देखिए कौन सा, इसके बाद जो खंड बी है ये भी अलग हो गया। खंड बी के बाद देखिए जो खंड सी है ये भी क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये जो तीनों खंड अलग हुए हैं, खंड ए बी और सी, ये तीनों खंड आगे चल करके एक नई प्लेनेरिया का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पे विखंडन हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। यानी इसके अनुप्रस्थ भाग से क्या हो रहा है, लंबवत भाग की इसके अनुप्रस्थ से ये भाग जो है विभाजित होकर के यहाँ पे एक नई प्लेनेरिया का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी एक नई प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखिए आगे चल के ये भाग जो है, ये भाग भी एक नई प्लेनेरिया का निर्माण कर लेगा। और इस भाग के बाद जो लास्ट वाला भाग होता है खंड सी जो होता है, ये भाग भी क्या करेगा, आगे चल के एक नई पूर्ण प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से जो अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है प्लेनेरिया में, तो ये भी बहुत सरल होता है और इसमें जो है तीनों के तीनों खंड जो विभाजित हुए हैं वो एक नई प्लेनेरिया का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए कभी कभी पत्तियों द्वारा जो कायिक जनन होता है वो पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए पत्तियों के द्वारा जो भी कायिक जनन होता है तो इसमें बेसिकली होता क्या कि जो पत्ती होती है, ठीक है, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न करती है। यानी पत्तियों पे अपस्थानिक बड उनमें निकल आते हैं, और ये जो अपस्थानिक बड निकलते हैं तथा ये अपस्थानिक जो कलिकाएं या बड निकलती हैं ये मात्र पौधे से अलग हो जाती हैं और मात्र पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे को जन्म दे देती हैं। यदि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो जो अजूबा की पत्ती होती है, ठीक है, जिसको कि हम ब्रायोफिल्लम या पत्थर चटा के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा जो बिगोनिया प्लांट होता है, तो इन दोनों में पत्तियां जो होती है इनमें किनारे से क्या होती है, अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है जो मात्र पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे को जन्म देती हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक हमने डायग्राम शो कर रखा है। इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पे जो मिड रिब है, ठीक है, मिड रिब के किनारे किनारे पर यहाँ पे देखिए पत्ती जो है ये ब्रायोफिल्म की पत्ती हमने यहाँ पे बना रखी है। इसको हम पत्थर चटा या अजूबा की पत्ती के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें देखिए जो बाहरी पार्ट है यहाँ पे क्या है, अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो रही है। तो पत्ती में ही अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो रही है, यानी छोटे छोटे बड निकल रहे हैं, और इन अपस्थानिक कलिकाओं के नीचे देखिए क्या हो रहा है, अपस्थानिक जड़ें भी इनसे निकल रही है। तो आगे चल के ये जो भाग होते हैं, पूरी की पूरी अपस्थानिक कलिकाओं का जो भाग होता है, ये आगे चल के एक नई ब्रायोफिल्म की पत्ती का या एक नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ब्रायोफिल्म की पत्तियां होती है उसमें अलैंगिक जनन द्वारा जो है प्रजनन होता है।
और यहाँ पे कई सारे ब्रायोफिल्म की पत्तियां, ब्रायोफिल्म के कई सारे पौधे जो हमको हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। देखिए अगला का टॉपिक क्या है, मुकुलन या बडिंग। ठीक है, देखिए पेपर में कभी कभी 2 नंबर क्वेश्चन में मुकुलन पूछा जाता है, मुकुलन या बडिंग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह भी अलैंगिक जनन की ही एक प्रोसेस होती है, यानी इसके माध्यम से अलैंगिक जनन होता है जीवों में। तो जो भी जनक जीव होते हैं उनमें क्या होती है, एक अतिवृद्धि उत्पन्न होती है, यानी जनक जीव में थोड़ी सी वृद्धि होगी अतिरिक्त, उसको हम अतिवृद्धि कहते हैं, जिसे कि कलिका कहते हैं, जिसे अतिवृद्धि या हम कलिका, जिसको कि इंग्लिश में हम बड भी कहते हैं। तो जो अतिवृद्धि हुई है, ठीक है, जो जीव में अतिवृद्धि हुई है उसको क्या कहेंगे, कलिका या बड कहते हैं। तो उसको कलिका या बड कहते हैं। और जो बाद में जनक से पृथक होकर के क्या करते हैं कि एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं, और इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। यहां पे देखिए यदि मुकुलन की एग्जाम्पल की बात करें तो मुकुलन कई सारे जीवों में पाया जाता है, जैसे देखिए यीस्ट के अलावा जो हाइड्रा होता है, और हाइड्रा के अलावा जो स्पंज है, स्पंज, इन तीनों में क्या होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा, जो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन है वो पाया जाता है। देखिए सबसे पहले यदि हम यीस्ट में मुकुलन देखें तो जो यीस्ट में मुकुलन होता है इसमें विभाजन जो है वो असमान होता है, यानी समान प्रकार का विभाजन किसी भी प्रकार से नहीं होता है। अब इसमें चूंकि देखिए क्या होता है, इसमें कोई भी जनक कोशिका या पेरेंट सेल होती है, तो जनक कोशिका या जो पेरेंट सेल है इसमें केंद्रक होता है और वैक्यूल यानी रिक्तिकाएं मौजूद होती है। तो इस जनक कोशिका में देखिए अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जनक कोशिका का ये भाग है, केंद्रक वाला भाग, ये आगे की ओर अतिवृद्धि करता है, और आगे की ओर ये जो भाग अतिवृद्धि किया इसको हम क्या बोलते हैं, कलिका या बड कहते हैं। और ये जो कलिका या बड है, देखिए अगले स्टेप में क्या होता है कि ये और ज्यादा बाहर होने लगता है, यानी अतिवृद्धि और ज्यादा बढ़ने लगती है। और फिर आगे चल के अंतिम स्टेप में क्या होता है कि ये जो बड होता है यहां पास से अलग होकर के एक नए बढ़कर या नई कलिका का एक निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से मुकुलन में जो अलैंगिक जनन है इसके द्वारा एक जीव से यहां पे दूसरा जीव जो है वो उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद देखिए यदि मुकुलन के यदि हम प्रकार की बात करें तो मुकुलन बेसिकली 2 प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए एक तो होता है क्या, बहिर्जात मुकुलन, और एक क्या होता है, अंतर्जात मुकुलन। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पे हम बहिर्जात मुकुलन देखते हैं। ठीक है, तो बहिर्जात मुकुलन के अंतर्गत हम हाइड्रा को देखेंगे। तो यदि हम हाइड्रा की बात करें, देखिए बहिर्जात मुकुलन का अर्थ क्या है कि नाम से ही जैसे कि स्पष्ट है कि बहिर्जात मुकुलन, यानी यहां पे जो मुकुल या बड बनेंगे इसका निर्माण जो है वो शरीर के बाहर की ओर होगा। तो यहां पे फॉर एग्जांपल यदि हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में यहां पे आप देखिए यहां पे एक हमारे पास जनक हाइड्रा है या पेरेंट हाइड्रा है। तो इस पेरेंट हाइड्रा में देखिए छोटी सी बड निकलती है, और ये जो बड है अतिवृद्धि करती है, आगे चल के ये बड जो है और ज्यादा मात्रा में डेवलप्ड हो जाता है। देखिए डेवलप्ड बड लिखा है, यानी ये जो है और विकसित हो गया, जो बड होता है वो और ज्यादा विकसित हो रहा है। इसके बाद जो बड जो है विकसित हो गया, विकसित होने के बाद देखिए मैच्योर बड, इसके बाद जो बड या कलिका बनी है वो मैच्योर होगी, यानी और ज्यादा मात्रा में बड़ी होगी और परिपक्व हो जाएगी। और इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि जो हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा से जो बड है ये अलग होकर के एक न्यू हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से देखिए जो यहाँ पे बड बन रहा है तो ये चूंकि हाइड्रा के शरीर के बाहर की ओर बन रहा है, तो इस प्रकार से इस प्रकार के मुकुलन को हम क्या कहते हैं, बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में भी कभी कभी पूछा जाता है कि हाइड्रा में मुकुलन को समझाइए, ठीक है, या मुकुलन क्रिया को समझाइए। तो आपको हाइड्रा में भी मुकुलन जो है वो मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से इसमें बहिर्जात प्रकार का मुकुलन पाया जाता है। इसके बाद देखिए हम स्पॉन्जिला में अंतर्जात मुकुलन समझते हैं कि स्पॉन्जिला में जो अंतर्जात मुकुलन होता है वो क्या होता है। देखिए स्पॉन्जिला में जो अंतर्जात मुकुलन होता है, तो इस प्रकार के मुकुलन में क्या होता है, जो मुकुल होता है यानी बड या कलिका जो होती है, तो इसका जब विकास होता है तो वो जनक शरीर के क्या होता है, अंदर की ओर होता है। यानी कलिका यहाँ पे बहिर्जात मुकुलन में बाहर की ओर बनी थी, और जो अंतर्जात मुकुलन है उसमें क्या होती है, अंदर की ओर बनती है। देखिए यदि स्पॉन्जिला में हम बात करें तो कभी कभी स्पॉन्जिला में अंतर्जात मुकुलन पूछ सकता है। तो स्पॉन्जिला में यदि आपसे अंतर्जात मुकुलन पूछता है तो इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे बाहरी भाग जो होता है वो सकरा भाग होता है, ठीक है, जिसमें से एक छिद्र होता है, और इस छिद्र को बोलते हैं सूक्ष्म छिद्र, या इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो इसको हम माइक्रोपाइल या सूक्ष्म छिद्र बोलते हैं। और इसमें देखिए 2 झिल्ली होती है, जो बाहरी झिल्ली होती है इसको आउटर लेयर बोलते हैं, और जो एक ये झिल्ली जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखिए कई सारे यहाँ पे कंटिकाएं या कटीले आवरण पाया जाता है। और ये कटीले आवरण क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्कियोसाइड जो है वो मौजूद होते हैं। और आर्कियोसाइड में क्या होता है कि अंदर की ओर अतिवृद्धि होती है, और अंदर की ओर अतिवृद्धि होने के बाद इनके माइक्रोपाइल एंड से ये निकल करके एक नई स्पॉन्जिला का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से स्पॉन्जिला में क्या होता है, आंतरिक मुकुलन या अंतर्जात मुकुलन होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों पेपर में आपसे ये 60 क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो इन अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए।
आपके डेफिनेट रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहां से पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको पूरी की पूरी इसकी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और यदि आप पूरा का पूरा, कई सारे स्टूडेंट तो इसकी नोट भी ले चुके हैं, तो यदि नोट आप लेते हैं तो उसमें तो पूरा का पूरा आपको सिलेबस का पूरा नोट मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो आपको आने वाले समय में भी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो भी एक साथ आपको मिलेगी, जो कि पेपर के पहले यदि आप उसको देख के जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और जो आपका 28 नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं डेफिनेट तो नहीं कह सकता कि उसमें से आपको पूरे के पूरे 28 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहां से आपको 24-25 नंबर के लगभग क्वेश्चन वहां पास से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।